Hello everyone, I, Devan Sharma, your host, welcome you all to today's session of the Legal Vani Talk Show. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज एक बहुत ही हॉट टॉपिक और एज अ वेरी टिंगरिंग वर्ड एक सोसाइटी में काफ़ी सुनने को मिल रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये एक 5 जजेस बेंच का केस का जजमेंट रहा है जो कि आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोनाउंस किया गया। सुप्रीम कोर्ट में इसमें 3-2 की मेजॉरिटी बनी, जिसमें हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी शामिल रहे। माइनॉरिटी का हिस्सा होते हुए डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल ने अपना जजमेंट सुनाया। वहीं मेजॉरिटी का साथ देते हुए जस्टिस भट्ट एवं जस्टिस हिमा कोहली एज वेल एज जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने भी मेजॉरिटी जजमेंट का पार्ट बने। जब हम इस जजमेंट को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर सेम सेक्स मैरिज को गवर्न होना चाहिए या क्या जजमेंट रहा है सुप्रीम कोर्ट का इस सेम सेक्स मैरिज के टॉपिक के ऊपर। बट जब हम ये सेम सेक्स मैरिज का वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारे नोशंस बनते हैं। इसकी शुरुआत 2018 के नौतेज सिंह जौहर के केस के बाद होती है, जहां पे सेक्शन 377 को पार्शली डिक्रिमिनलाइज किया गया, जिसके बाद इस तरह के सेम सेक्स मैरिज की मांग उठने लगी। ये समुदाय जो खुद को बायोलॉजिकल मेल या बायोलॉजिकल फीमेल के साथ एसोसिएट नहीं करता है या जिन्हें हम LGBTQ+ की तरह भी डिजिग्नेट करते हैं, वो इस तरह के सेम सेक्स मैरिज के राइट के लिए बहुत ज़्यादा वोकल हुए। उन्हें अपने इन अधिकारों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतन हुआ और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके समर्थन में एक याचिका दायर की। इसमें कई सारे पिटिशनर्स थे, पर एंड में कॉस्ट टाइटल सुप्रियो एट द रेट सुप्रिया चक्रवर्ती एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ही कॉस्ट टाइटल रखा गया। आज हमारे साथ हमारे लीगल एक्सपर्ट मिस्टर अनुराग पराशर जुड़े हुए हैं, जो कि एक लीगल स्कॉलर एज वेल एज एक मेंटोर हैं। एडवोकेट मिस्टर अनुराग पराशर जी आज हमारे इस जजमेंट के बारे में एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में और एक बहुत ही सरल भाषा में हमें ये बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा, क्योंकि जजमेंट एज अ होल 366 पन्नों का है, जिसे शायद किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए पढ़ पाना और उसे उसकी एंटायरिटी में समझ पाना मुश्किल हो सकता है। तो आज हम एक बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों तक इस जजमेंट का क्रक्स लेकर आएंगे। इसके साथ ही मैं अनुराग पराशर जी का स्वागत करता हूं इस शो में और तथा उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना हमें समय दिया। थैंक यू अनुराग जी। अनुराग जी, जैसे कि हमने चालू किया है, हमारा टॉपिक सेम सेक्स मैरिज के ऊपर रहा है, तो सेम सेक्स मैरिज में जाने से पहले हम ये जानना चाहते हैं, इंडिया एज अ सोसाइटी में मैरिज का कॉन्सेप्ट बहुत लोग जानते हैं, बट इंडियन लॉ मैरिज को कैसे रिकॉग्नाइज करता है? आप इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? देखिए, जहां तक मैरिज का सवाल है, मैरिज इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। सब जानते हैं मैरिज इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। जब ये ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व हुई, एट द बिगिनिंग ऑफ दैट टाइम कोई पहला सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुआ तो मैरिज के फॉर्मेशन के बाद ही फैमिली का फॉर्मेशन होता है और फैमिली के फॉर्मेशन से सोसाइटी बनती है और सोसाइटी को गवर्न करने के लिए ही जो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वो लॉ है। तो लॉ एंड सोसाइटी एक दूसरे से जुड़ी है और मैरिज वेरी बेसिक पिलर, वेरी बेसिक यूनिट। लाइक बोले तो बॉडी के लिए जैसे कि सेल यूनिट है और मैटर के लिए जैसे एटम यूनिट है, वैसे ही सोसाइटी के लिए मैरिज यूनिट है। तो मैरिज जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी की बैकिंग है। ये केवल इंडिविजुअल राइट्स की बारे में बात नहीं है, ये केवल दो इंडिविजुअल्स की राइट्स की डेफिनेशन के एम्बिट के अंदर टोटली इनविसेज नहीं किया जा सकता। इसका पूरा का पूरा लेना देना जो है ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में बात करें तो सोसाइटी से है। और सोसाइटी ने मैरिज को कैसे कंसीव किया है, जो कंजर्वेटिव व्यू है हमारी सोसाइटी का, वो जो है वो रिलीजन के बेस पे पर्टिकुलरली जो है वो इवॉल्व हुई है। डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन में डिफरेंट काइंड ऑफ मैरिज की कंसेप्ट है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। कहीं मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है तो कहीं मैरिज जो है वो सैक्रामेंट है, एक पवित्र रिश्ता है 7 जन्मों का। कहीं और भी बाकी तमाम चीजें हैं डिफरेंट रिलीजन एंड डिफरेंट डिनोमिनेशन में, लेकिन सबके बीच, सारे डिफरेंट रिलीजन के बीच एक समानता जो है वो जरूर है। वो समानता, वो यूनिफॉर्मिटी क्या है? सारा रिलीजियस सोसाइटी जो है वो मैरिज को
सिर्फ बायोलॉजिकल मेल और बायोलॉजिकल फीमेल इन दो एंटिटी के बीच का ही रिश्ता मानते हैं। बायोलॉजिकल मेल और बायोलॉजिकल फीमेल के बीच ही मैरिज की जा सकती है। और मैरिज का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि प्रोक्रिएट कर सकें, अपने लिए कोई उत्तराधिकारी जो है वो हम इस दुनिया में छोड़ के जाएं, और हमारे जितनी भी टेंजिबल गुड्स हैं, जो भी हमारी प्रॉपर्टी हैं, उनको कोई इनहेरिट करने वाला हो। साथ में एक जो कि सैक्रामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कोई वो ऐसा भी व्यक्ति हो जो हमें मृत्यु के बाद मुखाग्नि दे सके। तो ये जो दो पर्सपेक्टिव है, एक टेंजिबल जो कि इनहेरिटेंस के बारे में बात करता है, दूसरा रिलीजियस जो कि आपकी लास्ट रिचुअल्स के बारे में बात करता है। ये तो वैसे इसेंशियल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैरिज के अभी तक के कंजर्वेटिव व्यू के अकॉर्डिंग डिफिनीशन रहे हैं। और मैरिज जो है वो प्रोसीजर अलग से हो सकता है, कंसेप्ट अलग हो सकता है, उनका डेफिनेशन अलग हो सकता है, लेकिन जो पार्टीज हैं मैरिज की वो हमेशा दो ही लोग होंगे हर एक रिलीजियस लॉ में जो भी कंजर्वेटिवली इसको डिफाइन करते हैं। और वो दो लोग कौन हो सकते हैं? बायोलॉजिकल मेल एंड बायोलॉजिकल फीमेल। तो अभी तक जो है वो यही कंसेप्ट है कि मैरिज सिर्फ नर और मादा के बीच हो सकती है, पुरुष और स्त्री के बीच हो सकती है। लेकिन आप जिस बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये नर और नर और बोले तो मादा और मादा के बीच की रिश्ते की बात है, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी की बात है, LGBTQ+ की कम्युनिटी की राइट की बात है। और ऐसी कोई भी कंसेप्ट जो कि होमोजीनियस सेक्सुअल कपल्स के बारे में मैरिज को सोशल एंड लीगल सैंक्शन देता हो, ऐसा कोई कंसेप्ट अभी तक ना ही हमारे समाज में रहा है और ना ही हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में रहा है। सर, तो जैसा कि आपने बताया कि अभी तक हमारे समाज या लीगल फ्रेटर्निटी में ऐसा कोई कानून नहीं आया। जनरली हमारे जो भी मैरिज से रिलेटेड जितने भी सिविल कानून हैं वो सब गवर्न होते हैं पर्सनल लॉ के जरिए, जो कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, और हर रिलीजन का अपना एक पर्सनल लॉ होता है। पर उसी के साथ एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी एग्जिस्ट करता है। क्या वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी इस तरह के लोगों को कोई राइट नहीं प्रोवाइड किया गया है, या उसी को लेकर के कोई कंटेंशन है जो कि प्रिवेल करता है? देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो हालांकि पर्सनल लॉ से थोड़ा अलग है। पर्सनल लॉ जो है वो रिलीजियस कम्युनिटीज, रिलीजियस सोसाइटीज के अपनी जो है वो अपनी इच्छा पे छोड़ दी गई है कि भाई चलो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। हालांकि हिंदू पर्सनल लॉ कोडिफाइड है, फिर भी ज़्यादा इंटरफेयर हम नहीं करेंगे। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, चूंकि इंडिया जो है वो एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री जो है सेकुलर सोशल इक्वालिटी वाला देश बन के उभरा, और हमारी सामाजिक हकीकत ये थी कि हम कास्ट के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे डिवाइडेड थे। इन्हीं कास्ट और रिलीजियस डिवीजन को कम करने के लिए कहीं ना कहीं जो है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को इन्विसेज किया गया लेजिस्लेशन द्वारा। लेकिन सवाल यही आपने जो पूछा कि क्या ये स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग भी होमोजीनियस कपल को कोई राइट नहीं मिला है, तो बिल्कुल ये बात जो है वो अफर्मेटिव में इसका आंसर है हाँ, नहीं मिला। सेक्शन 4 जो है स्पेशल मैरिज एक्ट का वो इसके बारे में बात करता है, और उसके तहत स्पॉजेस टर्म को यूज किया गया है। और यही स्पॉजेस टर्म जो है वो जनरल न्यूट्रल टर्म है, और इसी को लेके हालांकि जो पिटिशनर पक्ष है जो LGBTQ+ कम्युनिटी को की मांग को रखता है, जो बोलता है कि होमोजेनियस सेक्सेस को मैरिज का रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उनको राइट मिलना चाहिए, उस कम्युनिटी की भी पिटीशन में ये आर्गुमेंट था कि क्यों ना सेक्शन 4 के तहत हमें ये राइट प्रोवाइड किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको डिनाई किया है। तो अभी के हाल फिलहाल में आप जैसे बोले पर्सनल लॉ को छोड़ दें, स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें, तो उसका भी ऑब्जेक्टिव होमोजीनियस कपल के लिए नहीं है। उसका ऑब्जेक्टिव किसके लिए है? उसका ऑब्जेक्टिव जो है इंटर रिलीजियस मैरिज और इंटर कास्ट मैरिज के लिए है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि स्पेशल मैरिज एक्ट का ऑब्जेक्टिव भी कहीं ना कहीं सेम सेक्स कपल्स के मैरिज को लेकर के नहीं इंडिकेट करता है। तो अगर हम इस चीजों को देखें तो ये जो सेम सेक्स मैरिज का जो मुद्दा था, या जो ये
अर्जी दायर की गई थी कोर्ट के सामने, जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी इस चीज को लेकर के, सेम सेक्स मैरिज को वैलिडेट करने को लेकर के, ये किन ग्राउंड्स पे लाई गई? पिटिशनर किन ग्राउंड्स पे उनके पास गए, किन ग्राउंड्स पे उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया, और क्या उनकी दलीलें रहीं, और सरकार का इन दलीलों के जवाब में क्या आंसर आया? देखिए, जो लीगल कंटेंशंस हैं इस मुद्दे पे, तो ये अप्रैल मई के महीने में ये जो है मुद्दा सुना गया। लगभग 10 दिन तक लगातार हियरिंग हुई थी, जहां तक मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूं अपनी मेमोरीज में। और उन हियरिंग में मैं तभी सुना करता था लाइव, जो आर्गुमेंट्स थे, और आज भी वो डिसीजन में भी झलक रहे हैं वो सारे आर्गुमेंट्स, जो आर्गुमेंट्स थे पार्टिकुलरली पिटिशनर के पक्ष से। पहला आर्गुमेंट ये था कि स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 4 जो है वो मैरिज को डिफाइन करता है, और अकॉर्डिंगली जो मैरिज है वो बिटवीन 2 स्पॉजेज हो सकती हैं। स्पॉजेज मतलब, स्पॉजेज जो एक वर्ड है वो पति के लिए भी यूज हो सकता है, पत्नी के लिए भी यूज हो सकता है। मतलब कि एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, और जेंडर न्यूट्रल वर्ड होने के कारण ही शायद पिटिशनर्स ये मांग कर रहे थे कि स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 को कोर्ट कुछ इस तरीके से इंटरप्रेट करे कि होमोजीनियस सेक्सुअल कपल्स के भी जो है राइट्स इसमें इंक्लूड किया जा सके, इसको मोर इंक्लूसिवली इंटरप्रेट करे। वो ये मांग कर रहे थे कि पर्सनल लॉ तो मान लीजिए कि हटा दीजिए, आर्टिकल 13 जो है वो पर्सनल लॉ को अपने दायरे से बाहर रखता है, और पर्सनल लॉ के इन्फ्रिंजमेंट के लिए फंडामेंटल राइट पार्ट 3 का जो है वो क्लेम कहीं ना कहीं जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन पिटिशनर ने बोला कि स्पेशल मैरिज जो एक्ट है ये तो सेकुलर लॉ है, ये तो कोई पर्सनल लॉ नहीं है जी, और इसका जो सेक्शन 4 है वो लेजिस्लेटिव जो वर्डिंग्स है उसके अकॉर्डिंग भी ये सेकुलर है, स्पॉजेस की बात करता है जो जेंडर न्यूट्रल है। तो क्यों ना कोर्ट हमें ये रिलीफ दे, चूंकि कि 2018 के जजमेंट में उसने ऑलरेडी हमारी थोड़ी बहुत राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है, तो इससे आगे बढ़ के क्यों ना कोर्ट हमें ये रिलीफ दे कि सेक्शन 4 का इंटरप्रिटेशन जो है वो जेंडर न्यूट्रल करे, और जेंडर न्यूट्रल करके होमोजीनियस कपल को भी एज पर सेक्शन 4 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 होमोजीनियस सेक्सुअल कपल्स को भी मैरिज का राइट प्रोवाइड करे। साथ ही दूसरा दलील ये था कि अगर ये राइट वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है, तो ये जो सेकुलर लॉ है स्पेशल मैरिज एक्ट, ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है, ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। कि क्यों भाई कोई भी दूसरा व्यक्ति, आप अगर बोलते हैं 15 में बात करते हैं, 14 में बात करते हैं, पार्ट 3 में थ्रू आउट बात करते हैं कि सेक्स के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो सेक्स के बेसिस पे तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यहाँ सेक्स के बेसिस पे ही मैरिज का जो है राइट नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी एक मांग थी कि या तो सेक्शन 4 जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर सेक्शन 4 जो है हमारे कम्युनिटी को भी इंक्लूड करता है, होमोजीनियस कम्युनिटी को भी इंक्लूड करता है। ये दो जो पॉइंट्स थे वो सबसे बड़े पॉइंट्स थे, और साथ में उनका ये भी मांग था कि राइट टू मैरिज जो है वो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ऑल टुगेदर पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट की तरह रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। तो ये जो पक्ष था वो पिटिशनर का पक्ष था। अब सरकार के पक्ष के बारे में हम अगर बात करें, तो सरकार का ये कहना था कि मैरिज जो है एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। फिर से इसका कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन जो है वो ऐसा है कि ये पर्सनल बिलीफ पे छोड़ देने चाहिए कम्युनिटीज की, और पर्सनल बिलीफ पे छोड़ देने के साथ साथ ये भी एक जरूरी चीज है कि मैरिज जो है वो कंकरेंट लिस्ट का मुद्दा है, ये जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से बाहर है। जुडिशरी का तो कोई कॉम्पिटेंसी ही नहीं है कि मैरिज के मुद्दे पे ये पिटीशन को इंटरटेन करे। मतलब जुरिडिक्शन पे ही सरकार ने सवाल खड़ा कर दिया था कि हे सुप्रीम कोर्ट, आपको पास तो जुरिडिक्शन ही नहीं है कि आप इस मसले का निवारण कर सकें और इसकी सुनवाई करें, क्योंकि ये जो मसला है ये लेजिस्लेचर का मसला है, और आप खुद ही ने कहा है जनाब कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये कुछ जो पहलू थी कॉम्पिटेंसी जुरिडिक्शन को लेके, मैरिज के कंसेप्ट को लेके कि मैरिज जो है एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ऐसी कैसे बातें कर रहे हैं आप, ये जो है सरकार के पक्ष से रखा गया था। ये सारी दलील जो है वो रखी गई थी सरकार की तरफ से, जिसको सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता रिप्रेजेंट कर रहे थे एज ए लीडर ऑफ द काउंसिल। सर, जैसा कि हमने देखा कि जब ये दोनों तरफ की दलीलें दी गई, काउंसिल साइड की एज वेल एज सरकार की तरफ से,
इन दोनों को सुनने के बाद ये 5 जज की बेंच डिवाइडेड दिखाई दी अपने ओपिनियन में। जहां हमने 3-2 का एक बहुत ही अच्छा जजमेंट देखा, वहीं पे हमारे चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ एज वेल एज ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल, इन दोनों ने माइनॉरिटी का साथ देते हुए एक माइनॉरिटी ओपिनियन फॉर्म किया। क्या आप उस पर लाइट डाल सकते हैं कि ये माइनॉरिटी ओपिनियन किस हद तक इन राइट्स को अवेल कराता है इस तरह की कम्युनिटी को? देखिए, जो जजमेंट आज आया है 3:2 के रेशियो में आया है, और आप बात कर रहे हैं माइनॉरिटी की, जो कि जस्टिस CGI चंद्रचूड़ एंड जस्टिस संजय किशन कौल द्वारा इंडोर्स किया गया। इस माइनॉरिटी जज, पहली बात तो ये हम क्लियर कर दें कि जो डिमांड थी कि मैरिज का आइडेंटिफिकेशन मिले हमें, इसको सिरे से खारिज कर दिया है पूरी बेंच ने अनएनिमसली। मतलब किसी ने इस बात पे आपत्ति नहीं जाहिर की है, वो चाहे माइनॉरिटी का जज हो या फिर मेजॉरिटी का जज हो, किसी व्यक्ति ने इस बात पे आपत्ति नहीं जाहिर की है कि सेम सेक्स मैरिज को, सेम सेक्स कपल्स को मैरिज का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। तो ये एक अनएनिमस डिसीजन है कि नहीं, सेम सेक्स कपल्स को मैरिज का जो है वो नहीं मिल सकता है रिकॉग्निशन। लेकिन जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा वो किस मैटर पे रहा? तो माइनॉरिटी जो जजेज हैं, 2 जजेज, उन्होंने कहा कि मैरिज ना सही। मांग थी, जैसे कि मैंने बताया कि पिटिशनर की तरफ से मांग थी कि मैरिज को एज अ फंडामेंटल राइट पहचाना जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा, मैं सुन रहा था अभी उनके वक्तव्य को, अभी यूट्यूब पे लाइव आता ही है, तो मैं सुन रहा था, उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा कि मैरिज जो है, मैरिज फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्लियर कर दिया माइनॉरिटी ने भी। लेकिन मैरिज से जो क्रिएट होती हैं इंटरेस्ट, जो इंसिडेंटल राइट क्रिएट होती है मैरिज से, मैरिज कोई एक क्या है, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है जी। मैरिज जो है वो इमोशनल अटैचमेंट है 2 लोगों का, 2 लोग जुड़ते हैं, अपने साथ एक इंटीमेसी शेयर करते हैं। ये एक ह्यूमन होने का सबसे बड़ा बेसिक इंग्रेडिएंट है। तो ये जो पॉइंट है कि मैरिज जो है वो सिर्फ कोई एक फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है जो कर लिया जाए और प्रोसीजर फॉलो करके हो जाती है, रदर ये जो है एक आइडेंटिटी है, एक ह्यूमन बीइंग की आइडेंटिटी है मैरिज। कंपेनियनशिप जो है वो एक ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड है, बेसिक उसकी रिकॉग्निशन है। इस चीज को माइनॉरिटी जजेस ने इस पॉइंट ऑफ इश्यू को पहचाना है, और उनके अकॉर्डिंग जो बातें रही वो ये रही कि मैरिज ना सही, लेकिन ये जो इंसिडेंटल राइट क्रिएट्स हो रही है मैरिज के तहत, वो इंसिडेंटल राइट जरूर ही फंडामेंटल राइट यानी कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्टेड है, और मैरिज का रिकॉग्निशन नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन इंसिडेंटल राइट को प्रोटेक्ट कीजिए और इंसिडेंटल राइट को जरूर ही पहचाना जाना चाहिए। और इसलिए मैरिज के जगह एज ए सिविल यूनियन ये होमोजीनियस कपल की राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। और चंद्रचूड़ ने तो ये भी कहा कि आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि जो भी होमोजीनियस कपल्स हैं उनको उतनी राइट दी जाए ताकि वो ऑल दोज टेंजिबल बेनिफिट्स विच कुड बी एंजॉयड आउट ऑफ मैरिज उसको एंजॉय कर सके। तो मैरिज ना सही, लेकिन माइनॉरिटी ओपिनियन के अकॉर्डिंग सिविल यूनियन को जरूर ही रिकॉग्नाइज किया गया है इस जजमेंट में। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि माइनॉरिटी जजमेंट में राइट्स को एज अ पार्ट ऑफ सिविल यूनियन की तरह रिकॉग्नाइज करा गया, नॉट एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। वहीं जो मेजॉरिटी जजमेंट रहा उसमें कहीं ना कहीं इन राइट्स को के अगेंस्ट की बात की गई, कहीं ना कहीं इन्हें लेजिस्लेचर के ऊपर डाला गया कि उन्हें डायरेक्शन दी गई कि कहीं कि उन्हें एक हाई लेवल कमेटी से इसे पूरा करवाना है। पर वो जजमेंट थॉरो क्या रहा, उस पर आप एक सिंपल इलैबोरेशन दे पाए तो? देखिए, जो माइनॉरिटी जजमेंट रहा वो तो सिविल यूनियन की तरह रिकॉग्नाइज करने को रहा, और जो मेजॉरिटी जजमेंट रहा वो बोला कि मैरिज तो भाई कोई नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है। जैसे मैंने बताया, 5 लोग सहमत होते हैं कि मैरिज नहीं है, लेकिन 2 लोग सहमत होते हैं कि मैरिज ना सही, सिविल यूनियन है, और 3 लोग क्या कहते हैं कि ना ही मैरिज है ना ही सिविल यूनियन है। देखिए, जब ये पहले दिन ये पिटीशन जो है सुनवाई के चरण में था अपने, तभी
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो हैं, उन्होंने ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट पे ही सवाल खड़ा कर दिया था। अब आप समझिए कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। बिल्कुल, सेपरेशन ऑफ पावर के तहत जो लेजिस्लेटिव पावर है वो पार्लियामेंट की राइट है। ये जो मसला है वो कंकरेंट लिस्ट का मसला है। मैरिज और बाकी तमाम जो ऐसी चीजें हैं वो कंकरेंट लिस्ट का मसला है शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग। और उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 246 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है पावर कि लेजिस्लेचर ही इसके रिगार्ड में, स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर पार्लियामेंट्री सेंट्रल यूनियन लेजिस्लेचर हो, पार्लियामेंट हो, वो इसके बारे में लेजिस्लेट कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट मैटर पर लेजिस्लेशन लॉ बना सकते हैं, लेजिस्लेशन ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर ये जुरिडिक्शन ही नहीं है कोर्ट का कि इस सब्जेक्ट मैटर पे खड़े होने वाले समस्याओं को इंटरटेन करे, तो तुषार मेहता ने सीधे बोला कि आप कैसे इंटरटेन कर रहे हैं। और 3 जो मेजॉरिटी व्यू आई हैं वो इसी बात को कहीं ना कहीं हम देखें तो स्ट्रेंथन कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो सिर्फ इन्फोर्स कराने का पावर है फंडामेंटल राइट के ब्रीच का। ये पावर नहीं है कि लेजिस्लेटिव पावर को अपने हाथ में ले ले, पार्लियामेंट का काम जो है वो खुद करने लगे। ये पार्लियामेंट पे छोड़ देना चाहिए। तो मेजॉरिटी व्यू यही है कि पार्लियामेंट का जो डिक्शन है, ये पार्लियामेंट अपनी पावर का यूज करके, उसको समझ भी है इस बारे में, वो रिप्रेजेंट भी करती है डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल, डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल के व्हील को, वो समझते भी ज्यादा है इस चीज को। और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में तो लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को होना ही चाहिए। तो इसलिए मेजॉरिटी ने इस मसले को जो है वो पार्लियामेंट के लिए छोड़ दिया है कि आप ही डिफाइन कीजिए क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं। लेकिन साथ में सब इस बात पे एग्री होते हैं कि जो सरकार ने बहस के समय ही बताया था कि सरकार जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर में एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी जो है अपना रिपोर्ट दाखिल करेगी, वो फाइल करेगी, सरकार को सबमिट करेगी और उसके बिहाफ पे ही है जो वो राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो है वो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ड्राफ्ट किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। अब वो जो जजमेंट है पूरी मेजॉरिटी का, वो इस बात के साथ सहमत होता है कि वो सरकार जो कमेटी बनाई है उस कमेटी की रिपोर्ट को अपने व्यू में ले, ऐसा डायरेक्शन देता है। और उस कमेटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी पॉसिबल सिविल राइट्स हैं वो इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लोगों को प्रोवाइड किया जाए। सर, तो जैसा कि हमने देखा कि 2 माइनॉरिटी ओपिनियन आए और 2 मेजॉरिटी ओपिनियन आए, जिसमें से एक ओपिनियन थर्ड जज का कंकरिंग रहा। इस सारे ओपिनियन के आने के बाद जो एक कंक्लूसिव एंड रहा इस जजमेंट का, जिसने इस समय इंडिया की लीगल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सेम सेक्स मैरिज स्टैब्लिश की है, वो एक कंक्लूडिंग लाइन में क्या है? देखिए, हाँ, तो बिल्कुल सटीक सवाल है आपका। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि सेम सेक्स मैरिज को कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं दिया है। जो यथास्थिति थी वही है लॉ के हिसाब से और मैरिज के सब्जेक्ट मैटर पे। तो सेम सेक्स मैरिज कपल को कोई स्पेशल राइट नहीं दिया गया, जो भी वो डिमांड कर रहे थे कुछ नहीं दिया गया। कोर्ट ने कुल मिला के बस इतना कुछ किया है कि कुछ डायरेक्शंस दे दिए हैं सरकार को। सरकार ने भी जो अपनी बात रखी थी कि हाँ हमने कमेटी बनाई है, इसके बारे में विचार कर रहे हैं, कोर्ट ने भी कहा है कि विचार कीजिए और विचार करके जो है कुछ कदम उठाइए, कुछ सहूलियत दीजिए, कुछ रिकॉग्निशन इनको दीजिए। तो कुल मिला के यही मोटा मोटी बात रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने टीका टिप्पणी जरूर की है कि इनको कुछ राइट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ बताया नहीं कि क्या राइट मिलना चाहिए। सर, तो ये जजमेंट तो आया, परंतु इस जजमेंट के आने के पहले, इसकी रिजर्व होने की डेट से लेकर के आज जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट की डेट तक काफी हॉट डिबेट चली कि क्या स्पेशल मैरिज एक्ट खुद में इस चीज को इंटेल कर पाएगा, इस तरह की राइट को, या यूसीसी जैसा एक कानून जो कि बाहरी देशों में जहां पे ये सेम सेक्स मैरिज जैसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, वैसा ही एक कानून इंडिया में भी लाना जरूरी है। क्या बिना यूसीसी के ये सेम सेक्स मैरिज कभी रिकॉग्नाइज हो ही नहीं पाएंगी, या स्पेशल मैरिज एक्ट को भी अमेंड किया जा सकता है? इस तरह के डिबेट्स, डिस्कशंस काफी देखने को मिले। तो यूसीसी के रिगार्ड में आपका क्या ओपिनियन है सर? देखिए, आपका सवाल जहां तक मैं समझ पाया ये है कि क्या यूसीसी के दायरे में अब स्पेशल मैरिज एक्ट को लाया जा सकता है। तो अगर ये सवाल है तो यूसीसी क्या है, ये अलग ही एक सवाल है। यूसीसी मेरे दोस्त ख्याली पुलाव है। ये
ख्यालों की दुनिया है, कोई हकीकत नहीं यूसीसी। मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग इंडिया इतनी हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, इतनी 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 विविधता है, डाइवर्सिटी है हमारे सोसाइटी में, सबके अकॉर्डिंग यूसीसी अलग अलग चीज है। तो यूसीसी के जरिए हालांकि सिविल लॉज को एक किया जा सकता है। मान लीजिए हो भी गया, मान लीजिए जो ख्याली पुलाव है वो एक दिन मटन बिरयानी भी बन गया, उसके बावजूद भी यूसीसी के आने के बावजूद भी अगर आ भी जाता है भारत में, तब भी मेरे ओपिनियन में आप माने तो ये बिल्कुल ही निराशाजनक होगा अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यूसीसी में स्पेशल ये जो होमोसेक्सुअल मैरिज राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। क्योंकि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है इसमें मैरिज का मतलब ही है बायोलॉजिकल मेल एंड बायोलॉजिकल फीमेल। कम्युनिटी कोई भी हो, समुदाय कोई भी हो, पुरुष और महिला होना जरूरी है। मतलब पुराने लोगों से बात करें, आज से हमारे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के जनरेशन से बात करें, उन जनरेशन के लोगों से, तो उनको तो बिलीव नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ है, कि ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। अभी तो स्पेशल मैरिज एक्ट जो मान लीजिए बना है, हमारा समाज उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए नहीं है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट सिर्फ बॉलीवुड के लोगों के लिए और सेलिब्रिटीज के लिए ही बना है, क्योंकि समाज में तो ये दिखता नहीं है। तो यूसीसी के थ्रू इतने बड़े सोशल चेंज को अपना लेना, और पार्टिकुलरली जो अभी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, जो लोग यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं वो खुद ही कंजर्वेटिव व्यू के हैं, तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना ये बिल्कुल ही निराशाजनक है। मैं तो नहीं करता। सर, जैसे कि आपने अभी एक लाइन कोट की कि ये शायद केवल बॉलीवुड के लोगों के लिए है, कहीं ना कहीं जब ये डिस्कशंस चल रहे थे कोर्ट में, जब ये आर्गुमेंट दी जा रही थी, तो वहां पे सरकार की तरफ से ये आर्गुमेंट दी गई कि सेम सेक्स मैरिज इंडिया के लिए एक एलीट थॉट है, जो कि शायद कॉमन मैन ऑफ इंडिया के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। एक एलीट सोसाइटी है जो कि इसको प्रोपोगेट करती है। क्या सर ये सही चीज है, और क्या इससे कंकर करना चाहिए लोगों को? देखिए, कितना सही है कितना गलत है ये ना तो मुझे पता है, ना ही मैं बताने के काबिल हूं। छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी का जो स्टेटमेंट रहा, जो उनकी व्यूज थे, उन्होंने इस बात पे प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि ये जो एक ओपिनियन है लोगों में कि ये, और सरकार का भी ये कहना था कि एलीट क्लास की ही मांग है, उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, गलत है। इंग्लिश में भले ही वो उसको ये सारी चीजें ना कहते हो जो हम आज कह रहे हैं, वो अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में, उड़िया में, भोजपुरी में, आसामीज में, जो भी लैंग्वेज है उनका, उनमें वो भले ही कुछ भी कहते हों, लेकिन ऐसी जो लोग हैं जो कि क्वेयर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, होमोसेक्सुअल हैं, ऐसे हर समुदाय में पाए जाते हैं, और ऐसे लोग हमेशा से पाए जाते रहे हैं। और अगर ऐसी बात हम करते हैं कि सिर्फ एलीट ग्रुप का मांग है, तो ये उनकी एग्जिस्टेंस को ही नकारने जैसी बात हो जाएगी। साथ में उन्होंने ये भी बात कही कि ऑल अर्बन पीपल आर नॉट एलीट। अर्बन पुअर भी लोग हैं, वो भी जो है होमोजीनियस हैं, उनमें भी ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती। इस तथ्य को उन्होंने माना है। तो इसलिए मेरा भी पक्ष यही है। मैंने भी जहां तक अपनी सामाजिक सूद बूद का उपयोग करूं, सीमित सामाजिक सूद बूद का उपयोग करूं, तो मेरा भी अनुभव ये है कि समाज में ऐसे जो होमोसेक्सुअल लोग हैं वो पाए जाते हैं। वो सिर्फ शहरों में नहीं, वो सिर्फ एलिट क्लास में नहीं पाए जाते, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं पाए जाते हैं। ये हमारे गांव देहात, आसपास, शहर, कस्बा, हर जगह ऐसे लोग हैं। और मैं एग्री भी करता हूं पर्सनली इस बात से, अपने सीमित अनुभव के आधार पे। तो सर, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि लोग इंडिया में या फिर कुछ भी होता है उसमें कई बार फैसिनेटेड होते हैं कि बाहरी देशों में क्या हो रहा है, और बाहरी देशों का फैसिनेशन कहीं ना कहीं हमें हर तरीके से इवॉल्व करने में या कहिए चेंज करने में हेल्प करता है। बाहरी देशों में इस तरह का कानून रिकॉग्नाइज किया जाता है, और कई जगहों पे जैसे कि हम जानते हैं कि 32 नेशंस में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। बट क्या वहां पे हर नेशन में केवल पार्लियामेंट का ही ये जॉब रहा, जैसे कि यहाँ पे कह दिया गया, या जुडिशरी ने भी एक बहुत अच्छा रोल निभाया, जैसे कि यहाँ पे जुडिशरी से मांग की गई कि वो आगे आकर के उस तरह के राइट्स प्रोवाइड कराए? देखिए, जब ये हियरिंग चल रही थी
तभी पिटिशनर पक्ष ने, जब उससे बेंच ने सवाल पूछा पिटिशनर पक्ष से कि आप हमारे पास क्यों आए हैं, हमारे पास तो लेजिस्लेटिव पावर है नहीं कि हम आपको लॉ बना के राइट दे दे। पिटिशनर पक्ष ने ये बात रखी कि देखिए जनाब, डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट जो है विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन विल ऑफ द पीपल जो है वो पीपल के साथ एक एडजेक्टिव जुड़ा है, वो है मेजॉरिटी। पार्लियामेंट को इंटरेस्ट है मेजॉरिटी की विल को रिप्रेजेंट करने में। ऐसे सर्कमस्टांसेस में कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बनाया गया है, उसको सॉवरेन इसीलिए किया गया है कि सिर्फ मेजॉरिटी की राइट की ही नहीं, माइनॉरिटी की भी राइट की प्रोटेक्शन हो सके। और उसका गार्जियन बनाया गया है कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को। इसलिए हम आपके दरवाजे पे आए हैं कि हम माइनॉरिटीज लोग हैं, हमारी समस्याओं को पार्लियामेंट को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सरकार बनाने बिगाड़ने के काम बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए उनका कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप हमारे इंटरेस्ट की संरक्षण करें, आप इसको कंजर्व करें और आप हमको ये राइट प्रोवाइड करें। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो भी आपने 32 कंट्रीज बताए जिसमें ये अभी सेम सेक्स मैरिज अलाउड है, हर जगह ही जुडिशियल इंटरवेंशन से ही ये सारी चीजें हुई हैं। मैक्सिमम जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां ये लेजिस्लेचर की अफर्मेटिव एक्शन रहा है। हालांकि वैसे 10 कंट्रीज हैं, 10 आउट ऑफ 32, जहां जुडिशियल इंटरवेंशन के बाद ही ये लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है। एशिया की बात करें तो ताइवान एक देश बोले तो देश है और चाइना बोलता है कि देश नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। लेकिन अगर ताइवान की बात करें तो वो एशिया का पहला ऐसा देश है जो सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करता है। 2019 में शायद उन्होंने इस पहल की शुरुआत की थी। और वहाँ जो सिस्टम रहा, वहाँ जुडिशियरी ने ही पहले इस बारे में सरकार को डायरेक्शन दी थी और तभी जो है पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था। तो जो एशियन सोसाइटी है वो इसको इतनी आसानी से कबूल नहीं करने वाली है, ये एक लाजमी चीज़ है। इससे इस फैक्ट को हमें मान लेने में कोई दुराय नहीं है। सर, तो जैसे आपने कहा कि एशियन सोसाइटी थोड़ा सा इस चीज़ को मानने में हेजिस्टेंट है, तो क्या इसी हेजिटेशन, यही जो हेजिस्टेंस है, यही जो रुकावट है, जो अंदर से रिस्ट्रिक्शन आती है इस सोसाइटी के अंदर इस चीज़ों को मानने में, क्या इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए कोर्ट हमारा इस तरह के लिबरल स्टेप लेता है? क्योंकि जैसे कि हमने देखा है काफ़ी लिबरल व्यू के साथ ही इस तरह के राइट्स इवॉल्व हुए हैं। और कोर्ट जिसमें जनरली आपने देखा हमारे चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो कि फेमस है इस तरह के लिबरल स्टैंड लेने के लिए, अभी से पहले कितने ही जजमेंट्स में, चाहे वो नवतेज सिंह जौहर का केस रहा हो, चाहे वो सबरीमाला का केस रहा हो, हर केस में एक लिबरल स्टैंड लेते हुए कोर्ट ने कहीं ना कहीं इंडिकेट किया है, कहीं ना कहीं इस तरह का वे पाथ शो किया है जहां पे एक लिबरल स्टैंड को लेते हुए सोसाइटी इवॉल्व कर सकती है। यहां पे जैसे कि आपने बताया कि सिविल यूनियन जैसे वर्ड का यूज किया गया, एक फ्रेज यूज किया गया बैंक्वेट ऑफ राइट्स का। क्या इस तरह के जो वर्ड्स हैं, बैंक्वेट ऑफ राइट, सिविल यूनियन, इन तरह के लिबरल वर्ड्स का यूज करके कहीं ना कहीं एक वे फॉरवर्ड पेव कर रहा है जुडिशरी आने वाले समय में इस तरह के लॉज को एग्जिस्टेंस में लाने का? ऑब्वियसली अगर ये चर्चा हम लोग आज कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी कोशिश ये है कि जो भी हमारे दर्शक हैं इस मैटर पे सेंसिटाइज हो जाए। अगर ये चर्चा आज मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बात कर रही है, लीगल जो भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो सोशल चेंज की प्रक्रिया है उसमें ये बात जो है वो इनहेरेंट हो रहा है। सोशल चेंज जो है वो ऐसा नहीं है कि आज दवाई खाया कल ठीक हो गए। सोशल चेंज जो है एक सोसाइटी की पैरामाउंट इंग्रेडिएंट है। हर सोसाइटी में सोशल चेंज होने को है और सोशल चेंज अचानक से नहीं होता है। ऐसे ही धीरे धीरे लिबरल थॉट्स आती हैं, लिबरल डिस्पेंसेशन किया जाता है, ऊपर से हो नीचे से हो, अलग अलग फैक्टर्स से हों, जो समाज के लोग हैं अलग अलग, लाइक सोशल रिफॉर्मर्स हों, सरकार हो, लेजिस्लेशन हो, लॉ हो, एनजीओज हों, ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं समाज की, ये कहीं ना कहीं व्यूज, ओपिनियंस, रूल, सोशल नॉर्म्स को स्टैंडर्डाइज करती हैं और ये जो नॉर्म्स हैं वो धीरे धीरे ही बदलेंगी। तो आज के समय में जैसे कि देखेंगे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, यूरोपियन कंट्रीज इसको बैक करती हैं। अभी पिछला बार फीफा होता है ना, फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप था, उसमें पूरे यूरोपियन कंट्री जो है कतर में हुआ। कतर में जो है सेम सेक्स
वो काफ़ी वहाँ प्रोहिबिटेड है, इस्लामिक कंट्री है। तो पूरी यूरोपियन नेशन का यही था कि सेम सेक्स बहुत सारी इंटरनेशनल न्यूज क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो धीरे धीरे जो अभी ग्लोबलाइज सोसाइटी हो गई है और धीरे धीरे हमारी भी जो सोसाइटी है वो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से, इस डायरेक्शन से और ये जो सारी बातें आ रही हैं हमारे समाज में, इसके कारण कहीं ना कहीं सेंसिटाइज हो रही है, कहीं ना कहीं ओपिनियन में एक अल्टरेशन आ रहा है। मेटामॉर्फोसिस तो नहीं हो सकता है, लेकिन हौले हौले परिस्थिति बदलेगी, ये कहा जा सकता है। तो सर इसका हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने कहीं ना कहीं, भले ही जजमेंट में इस तरह के अधिकार ना दिए हों जो कि सेम सेक्स मैरिज को वैलिडेट करते हैं, पर उसने एक वे फॉरवर्ड जरूर बना दिया है ताकि आगे की आने वाली जनरेशन इस तरह के लॉस को बहुत बारीकी से परख कर उन्हें एक एनैक्टमेंट की तरह देश के अंदर लाए और इस तरह की कम्युनिटी जो कि अभी तक बहुत ही ज़्यादा वंचित है अपने अधिकारों से, उन तरह के अधिकारों से जो उसे शायद बहुत पहले मिल जाने चाहिए थे, अभी भी उसे नहीं मिल रहे हैं, उसे वो अधिकार जल्द से जल्द मिल पाएंगे। हाँ, ये माना जा सकता है कि अभी की इंडियन सोसाइटी इतनी इवॉल्व ना हो पाई है कि वो इस तरह के अधिकारों को स्वीकार कर सके, सेम सेक्स मैरिज जैसे कॉन्सेप्ट को इम्बाइब कर सके। बट हाँ, धीरे धीरे हर एक जनरेशन के साथ थॉट बदलते हैं, थॉट लिबरल होते हैं, आप बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव होते हैं, आप लोगों को समझते हैं, सेंसिटिव होते हैं। जैसा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है, यू कैन बी अ जज, यू कैन नॉट बी जजमेंटल। तो आप जजमेंटल नहीं होने चाहिए। और इसी तरह आप यूथ जो आज हमें देख रहा है वो इस बात को समझता है और इस जजमेंट के बाद शायद वो समझ भी गया होगा कि किस तरह से हम आने वाले समय में अपने लॉस को रिफॉर्म करके और इस तरह के नए और बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव लॉस को ला सकते हैं, जिसमें केवल सेम सेक्स मैरिज ही नहीं, LGBTQ कम्युनिटी ही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी माइनॉरिटी कम्युनिटीज जिनके बहुत सारे अधिकारों से शायद वो वंचित रह गए हैं, उन्हें बहुत जल्दी अधिकार दिलाए जा सकेंगे। पर इस बारे में आपका जो भी राय है, जो भी आपको सेम सेक्स मैरिज के ऊपर लगता है, या आप जिस भी जजमेंट के पार्ट से कंकर करते हैं, चाहे वो मेजॉरिटी रहा हो, चाहे वो माइनॉरिटी का जजमेंट रहा हो, आपके जो भी व्यूज़ हैं हम उन्हें जानना बेहद पसंद करेंगे। कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपके क्या व्यूज़ रहे हैं इस बारे में, और आपको हमारे इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, व इस वीडियो में और क्या अच्छा किया जा सकता था, इसके बारे में भी आपके जो भी विचार होंगे वो हमें बेहद स्वीकार है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया आपने सब्सक्राइब कर दें और अपने जितने भी दोस्त हैं जिन्हें भी इस तरह के कानूनों के बारे में बहुत जानने की ज़रूरत है, या मैं तो कहता हूँ हर किसी को जानने की ज़रूरत है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बढ़े और इस तरह की माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को उनके अधिकार जल्द से जल्द और सशक्त रूप से प्रोवाइड करे जा सके। धन्यवाद।